Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, my dear students, we are going to start a new chapter, and the name of this chapter is Force, Work, and Energy. Okay, in this chapter, we are going to see what is the meaning of force, different types of forces, okay, and what is the meaning of work and energy. Okay, in this chapter, we are going to see about these three terms in detail. Okay, but before I start this chapter, you all have to give me an answer. You all have to tell me, do you know the name of these instruments? Okay, so just write the name of this instrument here. Okay, the space given below. You all have to write the name of this instruments. Okay, now my dear student, I'm going to start this chapter, and the first topic which we are going to start in this chapter is force. Okay, we are going to start this chapter with force. Now what is the meaning of force? Force का क्या मतलब है? फोर्स का मतलब है, अभी आपने मुझे देखा, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल किया मैंने ऐसे, तो इसका क्या मतलब है? मैंने फोर्स अप्लाई किया. Okay, so force means whenever we apply some kind of pressure. Simple. ठीक है, तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या होता है? सर्टेन डायरेक्शन में ये काम करता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब आप कोई चीज को पुश करते हो, इट मीन्स द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पुश. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज अ बॉय. ओके, एंड दिस बेबी बॉय इज पुशिंग हिज कार. ओके, he is pushing his car like this. It means he is applying force here. Okay, so this thing is called as force. Whenever you try to do anything, you apply always force. Okay, like just I'm scrolling this screen, what I'm doing here, I'm applying force. Okay, but not too much force, I'm using little bit of force, still I'm using force. So this is called as force. Okay, now what is the meaning of force? Exact meaning of force, here you can see it is defined as a push or pull. ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो आपको पुश और पुल दोनों होता है. जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये बच्चा अपनी गाड़ी को क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है. ठीक है, लेकिन ये तो पुश फोर्स हो गया, लेकिन एक पुल फोर्स भी होता है. पुल फोर्स का मतलब होता है खींचना. जब हम कोई चीज को खींचते हैं अपनी तरफ, इट मीन्स हियर वी आर अप्लाइंग आवर पुल फोर्स. ओके, तो जो फोर्स होता है वो आपका पुश और पुल दोनों होता है. ठीक है, और देखो हर चीज को मेजर करने की एक यूनिट होती है. ठीक है, तो फोर्स को मेजर करने की क्या यूनिट है? ये है एन, न्यूटन. मतलब एक कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, न्यूटन. ठीक है, तो कहीं पे भी अगर आपको कैपिटल एन लिखा हुआ दिखता है, इट मीन, मैं साइंस की बात कर रही हूँ, मैं फोर्स की बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे आपको अगर एन लिखा हुआ दिखता है, इट मीन्स ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट आपको कर रहा है फोर्स को. ठीक है, ये फोर्स को डिनोट कर रहा है. ठीक है, समझ गए आप लोग? अगर आपको कहीं पे भी एन लिखा हुआ दिखता है, इसका क्या मतलब है? कि वो न्यूटन है, मतलब वो फोर्स को शो कर रहा है. ठीक है, और फोर्स क्या होता है? फोर्स में दो चीजें होती हैं. पुश, आप किसी को खींचते हो, आप किसी को खींचते हो अपनी तरफ, या तो धक्का देते हो. ठीक है, और क्या होता है? देखो, ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड. ठीक है, अच्छा कोई भी चीज ना एकदम बिल्कुल स्टेशनरी, जैसे ये देखो अभी एकदम बिल्कुल ऐसे है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल फोर्स हो रहा है. अगर मैं इसको करूं, इसको मैं नीचे ऐसे झुका दूं, तो इसका क्या मतलब है? मैंने क्या किया? मैंने खींचा नीचे. ठीक है, तो ये ऐसे हो गया. ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी होते हैं, मतलब बैलेंस्ड होते हैं. अगर पुश और पुल दोनों इक्वल होता है. ठीक है, ग्रेविटी, यहाँ पर एक और चीज आती है, ग्रेविटी. ठीक है, ग्रेविटी क्या करती है? ऑलवेज एक्टिंग बट वी डोंट कीप फॉलिंग ड्यू टू अ सपोर्ट फोर्स. ग्रेविटी का क्या मतलब होता है? ग्रेविटी एक फोर्स है हमारे अर्थ की, जो हमें नीचे की तरफ खींचती है. But can you see we are going to fall? No, we don't fall. Here I am standing. Okay, why? Because due to this force. Okay, now how many types of forces? Okay, here we are going to discuss the type of forces. Okay, see, there are many types of forces and it all depends upon how they arise. Okay, there are many types of forces and all the type of these forces is totally depend upon how they arise. So the first type of force which we are going to discuss here is your gravity. Okay, gravity के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे. अब ये gravity क्या होता है? Force acting on a body because of its being attracted to the center of the earth. ठीक है, हमारी बॉडी क्या है? हम अर्थ पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है? अर्थ की ग्रेविटी की तरफ ये खींचती है. ठीक है, लेकिन फोर्स, जो फोर्स हमें बचाता है. ठीक है, तो ग्रेविटी का मतलब क्या था? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. हमारी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है.
ठीक है, हमारी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे हम खड़े हैं, चाहे हम गिर रहे हैं, चाहे हम बैठ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी बॉडी पे माय डियर स्टूडेंट्स एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और फोर्स क्यों अप्लाई हो रहा है? क्योंकि अट्रैक्टेड टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमारी बॉडी पे वो फोर्स इसलिए अप्लाई हो रहा है क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी है ना, नीचे तो ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी भी हमें अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो जब वो खींचती है हमें अपनी तरफ, तो एक फोर्स हमारी बॉडी पे अप्लाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से या तो हम खड़े रहते हैं, या तो हम बैठते हैं, या फिर हम गिर भी जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड कंसिडर टू एक्ट थ्रू अ बॉडी सेंटर ऑफ द मास, ठीक है। ये क्या है? ये मास, ये बॉडी के मास के अकॉर्डिंग मेजर किया जाता है, ठीक है। और इसका देखो एक फॉर्मूला भी है, okay, here we are going to see the formula of gravity. And what is the formula of gravity? The formula of gravity is F equal to mg, means capital F equal to small m and g. Now what is the meaning of F? F means force, okay, F means force, and here m means the mass in kg, okay. Always remember mass is measured in kilograms, okay, and m means mass in kilogram, means the weight of our body, okay. We always measure the weight of our body in kilogram, okay. See, and g, small g means the gravitational constant, okay, means the gravity constant, okay. Gravity always remain constant, and the value of constant gravity is 9.81 m/s square, okay. So this is the constant value of the gravity, okay, and F is force in Newton, okay. So here F is your force and it is denoted in Newton. Newton means capital N, okay. So always remember, my dear student, this is the formula of your gravity, capital F equal to mg, okay. Now after gravity we are going to see pull force. अब ये pull force क्या होता है, ठीक है। देखो, आप किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच दे हो, आप खींच रहे हो अपनी तरफ, उसी को पुल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। जब हम कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो उसको हम पुल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ये एक लेडी है, दिस लेडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज पिटबुल, ओके। ये एक डॉग है, पिटबुल है, ठीक है। ये लेडी क्या कर रही है? दिस लेडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज पिटबुल बाय पुलिंग, ओके, बाय पुलिंग हिम टुवर्ड्स हर direction, okay. Here you can see this lady is applying pull force, okay. This lady is applying here pull force, okay, because he is pulling his pit bull, okay. So here what kind of force is applied? Pull force, okay. Now after pull force we are going to discuss about push force. What is the meaning of push force? Push का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज को अपनी तरफ से ढकेल देते हैं, मतलब हम धक्का देते हैं, okay. When we push anything टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हम कौन सा फोर्स अप्लाई करते हैं? पुश फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, हेयर दिस मैन इज पुशिंग हिज कार, ओके। ये मैन यहाँ खड़ा है और ये अपनी कार को ऐसे धक्का दे रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसको धक्का दे रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, इट मीन्स मैं क्या कर रही हूँ? मैं अभी तो यहाँ पे पुश फोर्स का अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो, ये जो यहाँ पे पर्सन है, दिस पर्सन इज अप्लाइंग हियर पुश फोर्स, ओके। ही इज ट्राइंग टू पुश हिज कार, ओके। सो यहाँ पे ये जो इंसान है, ये पुश फोर्स का यूज कर रहा है, बट इन दिस पिक्चर दिस लेडी इज अप्लाइंग पुल फोर्स एंड हियर दिस मैन इज अप्लाइंग पुश फोर्स, ओके। So here you can see in this picture push force is applied and here pull force is applied, okay. अच्छा, पुश फोर्स क्या होता है? हमेशा स्ट्रुट्स के फॉर्म में होता है। अरे ये स्ट्रुट का क्या मतलब होता है? स्ट्रुट का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म, ठीक है। आप कोई भी चीज को देखो, आप सॉलिड फॉर्म को ही हमेशा धक्का दे सकते हो, ओके, ठीक है। चलो, अच्छा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस होता है। हमने अभी ग्रेविटेशन फोर्स देखा, पुश फोर्स देखा, पुल फोर्स देखा। इसके अलावा भी और सारे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फोर्सेस आपके होते हैं जो कि बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। ब्रॉडली देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, pull force and push force. But apart from this 3 forces, my dear students, we also have many forces which is applied on different structural buildings, like forces applied on bridges, okay, chairs, buildings, and in fact any structures, okay. So here we are going to see this type of forces. The first one is your static load. Now what is the meaning of static load? आप देख सकते हो, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है holding a stack of book on his back but he is not
moving. अच्छा, static load का क्या मतलब है? Static load का मतलब है, suppose I'm standing here, okay, and on my back I'm carrying a bunch of books, means I'm carrying a bag which is full of books, okay, but what I'm doing, I'm not moving, I'm standing still. ठीक है? स्टैटिक लोड का मतलब होता है जब आप खड़े रहते हो, देयर इज नो मूवमेंट, ओके, देयर इज नो मूवमेंट, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने अपने पीठ पे पूरा एक बैग लिया हुआ है जिसमें बैग वो बुक्स भरे हुए हैं, ठीक है, बट व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, आई एम स्टैंडिंग स्टिल। सो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आई एम अप्लाइंग हियर, द स्टैटिक लोड, ओके। तो समझ में आया स्टैटिक लोड का क्या मतलब है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायनामिक लोड। डायनामिक लोड का क्या मतलब है? डायनामिक का मतलब ये होता है, देखो, when a person is carrying a weight of books but walking, the force is moving or dynamic. डायनामिक का मतलब होता है मैंने अपने पीठ पे, मीन्स मैंने अपने बैग पे बैग कैरी किया हुआ है विच इज फुल ऑफ बुक्स, बट नाउ आई एम नॉट स्टैंडिंग, आई एम स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है। मैंने अपने, जैसे अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, here I am using static force, okay, but if I start walking like this, okay, so here what I am doing, here I am doing dynamic force, okay, because I'm not standing still, I'm walking, okay। Tension, the meaning of tension is, टेंशन का क्या मतलब है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेंशन, हियर यू कैन सी। टेंशन का मतलब होता है, टेंशनल फोर्सेस वो होते हैं जहां पे दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। और कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? पुल फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, जहां पे दोनों तरफ से पुल फोर्स अप्लाई किया जाता है। हियर यू कैन सी देयर इज अ रोप, ओके, एंड दिस रोप इज पुल, this rope is continuously pulled between these two persons. So what type of force is applied here? The force which is applied here is your tensional forces, okay। Now in broad category, okay, actually they are the major, okay, but in broad category there are 5 types of forces, okay, there are 5 types of forces. See, this gravitational force, push and pull force, all these are the part of this type of forces. So in detail there are total 5 types of forces, and what is the name of this forces? The first is your mechanical force, then your gravitational force, buoyant force, and muscular force, and the last is your frictional force, okay। In mechanical force, push and pull forces come, okay, gravity force come under gravitational force, okay। Now we are going to discuss all these forces in detail along with their formulas. So the first force which we are going to discuss here is your mechanical force, ठीक है। मैकेनिकल फोर्स का मतलब क्या है? मैकेनिकल फोर्स का मतलब होता है क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ डिस्टेंस। मतलब कोई दो चीज है, बहुत दूर से है, बहुत दूर दूर खड़े, बट वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। तो वहां पे कौन सा वहां पे फोर्स अप्लाई होगा? मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स का मतलब ही सीधा सीधा होता है कोई चीजें दो अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? आप जानते हो ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी हमारी हेवनली बॉडीज है, लाइक our earth, moon and other massively large objects attracts another object towards itself. ग्रेविटेशनल फोर्स की ही वजह से जो हमारा अर्थ है, हमारा मून है, और हमारे अर्थ मून की तरह जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे बहुत बड़े बड़े बॉडीज हैं वो एक दूसरे की तरफ खिंचते रहते हैं, जिनसे एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट होते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये डेफिनेशन क्या है? इन वेरी सिंपल टर्म, द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है, ओके। सी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा नीचे की तरफ ही जाते हैं, ठीक है। ये फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में जाता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी विच इज फॉर्म्ड, विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ, ओके। So what is the formula of gravitational force? The formula of gravitational force is F grave, means FGRAV, means F gravitational force, here M star G, okay. And here the weight of gravity is constant, okay, 9.8, 9.8 on earth, and mass is your in kg. Mass is measured in always kilograms, okay. So this is the formula of our gravitational force,
Okay, now we are going to see beyond force. What is the meaning of beyond forces? ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है. आप जानते हो जो बोट होता है, ठीक है, वो पानी में रहता है, ठीक है, पानी के लिए यूज किया जाता है, बट वो चलता कैसे है? तो जो फोर्स पानी में अप्लाई किया जाता है बोट्स के थ्रू, उसी को कहते हैं बियॉन्ड फोर्स. ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल डेफिनेशन है. बियॉन्ड फोर्स का क्या मतलब है? जो फोर्सेस बोट्स के थ्रू यूज की जाती हैं पानी को हटाने के लिए, पानी के प्रेशर को हटाने के लिए, तभी तो वो आगे जाती हैं. ठीक है, तभी तो अपने डायरेक्शन में बढ़ती हैं. ठीक है, उसी को कहते हैं बियॉन्ड फोर्सेस. ठीक है, अच्छा अब देखो, द मोर वाटर दैट इज पुश्ड असाइड द मोर फोर्स दैट द वाटर एक्सर्ट्स अपवर्ड. ठीक है, जब हम बहुत तेजी स्टीमर वगैरह चलता है, आप देखते हो ना पानी किस तरीके से स्टीमर चलता है, मीन्स बोट जिसमें इंजन होते हैं, जब वो चलते हैं तो कितने तेजी से आप देखते हो ना पानी एकदम हटता है, ऐसा लगता है पानी को कट करते हुए आप निकलते जा रहे हो. तो वो कौन सा फोर्स अप्लाइड होता है? वहां पे बियॉन्ड फोर्स ही अप्लाई किया जाता है. ठीक है, अब आप देखो, पुशिंग वाटर टू वन साइड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, तो जब आप बियॉन्ड फोर्स को यूज करके नाव चलाते हो, बोट को चलाते हो, तो जब पानी जो वो अलग हटता चला जाता है ना, तो उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले तो पानी इधर था, अब बोट के चलने की वजह से पानी उधर चला गया, तो पानी की जगह चेंज हो गई. सो दिस चेंज ऑफ प्लेस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर. ओके, अच्छा अब देखो, आपने कभी ये सोचा है कि बोट पानी में कैसे चल जाता है और हॉट एयर बलून्स, what keeps both the boat and hot air balloons float beyond sea? ठीक है, हॉट एयर बलून्स भी उड़ते रहते हैं और किस तरीके से बोट भी पानी में चलता है, ये कैसे चलता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बियॉन्ड फोर्स. देखो, यही वो फोर्स होता है जो कीपिंग दिस फ्रॉम सिंकिंग एंड फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. बियॉन्ड फोर्स ही होता है जो नाव को कभी भी पानी में डूबने नहीं देता. एंड ड्यू टू बियॉन्ड फोर्सेस, okay, hot air balloons keep floating in the air. Okay, now see, अब जानते हो कि जो बियॉन्सी के फोर्सेस है वो सी वेसल से भी रहते हैं, ऑल्सो यूज दिस फोर्स टू लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, अच्छा बोट्स क्या करती हैं? बोट्स तो एक ही जगह पे रहती हैं, मतलब पानी में ही रहती हैं. लेकिन लेकिन इन द केस ऑफ हॉट एयर बलून्स इट इज डिफरेंट. हॉट एयर बलून्स तो ऐसा नहीं कि सीधा वो ऊपर ही चलते हैं, नहीं, पहले वो जमीन पे रहते हैं, देन दे फ्लो इन द स्काई. ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये आपके बियॉन्ड फोर्स की ही वजह से होता है. ठीक है, चलो, अच्छा अब यहाँ पे ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज दी हुई है जो आपको याद रखनी है. ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. अ क्यूबिक मीटर ऑफ एयर एट सी लेवल हैज अ मास ऑफ 1.2 kg. अच्छा, जो क्यूबिक मीटर है एयर का, मींस एयर का जो क्यूबिक मीटर होता है, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, द क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, okay, the cubic meter of air at sea level, okay, at sea level the cubic meter of air always have a same mass of 1.2 kg. okay, देखो, जो एयर समुद्र के ऊपर रहती है, ठीक है, उसका क्यूबिक मीटर कितना होता है? 1.2 kg का होता है. ठीक है, सो एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1 cubic meter इज बियर्ड अप बाय अ फोर्स एबल टू सपोर्ट 1.2 kg. ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अगर उसका वॉल्यूम 1 cubic meter है, ठीक है, तो वो कितने लेवल के फोर्स को सपोर्ट कर सकता है? वो 1.2 kg के फोर्स को सपोर्ट कर सकता है. Don't be confused, my dear student. Let me repeat once again this for you. See, any object means the cubic meter of air. Okay, the cubic meter of air which is present at sea level. It have a fixed volume of mass that is 1.2 kg. So any object which have a volume of 1 kg. Okay, 1 cubic meter. Okay, so the object which have a volume of 1 cubic meter is always support. Okay, it always support the force of 1.2 kg. Okay, if the mass of the object is more than 1.2 kg, it will fall to the ground. If 1 cubic meter object has a mass less than 1.2 kg, it will rise skyward. ठीक है, अच्छा देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर 1.2 kg से ज्यादा हो गया, तो क्या करेगा? पानी में डूब जाएगा. ठीक है, वो क्या करेगा? वो डूब जाएगा, वो या वो जमीन पे गिर जाएगा. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का 1 cubic meter से कम है, ठीक है, कम है, तो वो क्या करेगा? वो उड़ जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे 3 चीजें हो रही हैं, सुनो.
अगर किसी एयर का क्यूबिक मतलब एयर का क्यूबिक मीटर, ठीक है, एयर हर जगह प्रेजेंट है माय डियर स्टूडेंट, तो एयर का क्यूबिक मीटर सी लेवल के ऊपर अगर 1.2 kg है तो ये कितना सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि 1 क्यूबिक मीटर उसकी वैल्यू होगी, उसको वो सपोर्ट करेगा, मतलब वो बैलेंस रहेंगे, ठीक है, तब वो बैलेंस रहेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो कोई ऑब्जेक्ट अगर उसका मास 1.2 kg से ज्यादा हो जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी जो मास वैल्यू है वो 1.2 kg से ज्यादा हो गया, तो वो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कम है 1.2 kg से तो ये ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्थ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। सिंपल सा टर्म है। मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब है? जो अपने मसल्स के थ्रू फोर्स को यूज करते हैं। सिंपल सा, बहुत सिंपल है। बेस्ट एग्जांपल हियर यू कैन सी दिस पर्सन इज डूइंग अ जिम, ओके, दिस पर्सन is doing a gym activity, okay, that's why he is carrying a weight. So when the person is carrying a weight, he is applying his muscular force. So this is the simple definition of muscular force, okay. Now see, this force is produced by contracting of muscle cells, okay. When our all the muscle cells which is present in our body, when it contracts, okay, it releases a force, and that force is called as muscular force. Contract the most muscle, the energy is transmitted out through the bones, okay. तो ये कहाँ से आते हैं? हमारी मसल से आते हैं, ठीक है। जो मसल्स और बोन्स आपस में टकराते हैं वहां पे, तो एक फोर्स वहां पे जनरेट होता है, मस्कुलर forces, okay. Now after muscular forces we are going to discuss about frictional forces. What is the meaning of frictional forces? ठीक है, देखो frictional force कब पैदा होता है, ठीक है, when we can produce frictional forces, the surface of an object moves across it or makes an effort to move across it, okay. फ्रिक्शनल फोर्सेस स्लाइडिंग और स्टैटिक, तो दो टाइप के फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, स्लाइडिंग फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। For example, if a book slide across the surface of a desk, then the desk exert a friction force in the opposite direction of its motion. Frictional force का सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, क्या होता है? Here you can see, my dear student, this is a book, okay, this is a book, okay, this is a book and a hand, okay, this is a hand, okay, okay, this is a book and this is a hand, and this hand is applying a pressure, okay, this hand is applying a pressure to move, okay, to move the book, and this book is kept on desk, okay. ये बुक कहाँ पे रखा हुआ है? ये बुक आपका डेस्क के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? जैसे मस्कुलर फोर्स का अभी आप समझ गए, जब आप जिम में एक्टिविटीज करते हो या कोई चीज आप उठाते हो, यू अप्लाई कि आप अपने बॉडी के प्रेशर को यूज करते हो ना, तो वो कौन सा फोर्स रिलीज होता है? मस्कुलर फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है, किसी डेस्क पे अगर कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, किसी भी टेबल पे अगर कोई बुक रखी हुई है, आप उस बुक को बस स्लाइड करो, ओके। इन दिस पिक्चर, ओके, अ मैन इज स्लाइडिंग द बुक, तो ये स्लाइड कर रहा है, तो कोई फोर्स तो यूज हो रहा है ना, तो वो कौन सा फोर्स यूज हो रहा है? यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स यूज हो रहा है, ठीक है, ये पुश फोर्स के साथ, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक तरफ ये पुश भी कर रहा है, सो ओके, सो द फर्स्ट फोर्स व्हिच दिस पर्सन इज अप्लाइंग इज योर पुश फोर्स, ओके। लेकिन इसी के साथ साथ ये जो डेस्क है, ठीक है, इस डेस्क का भी तो कोई फोर्स होगा, ठीक है, तो इस डेस्क का भी जो फोर्स होगा, जब वो पुश फोर्स के साथ आपका मिलेगा, तो वही क्रिएट करता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो आप देख सकते हो, द डेस्क एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। तो ये जो डेस्क है, ये भी एक फोर्स अप्लाई करता है, तब वो बनता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स थ्रू व्हिच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शनल force, because in frictional force the surface of an object moves across it to makes an effort to move, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्सेस भी दो टाइप के होते हैं, एक आपका स्लाइडिंग होता है, एक स्टैटिक होता है, ठीक है। चलो, so there are two types of frictional forces, static force and sliding frictional force, okay। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, friction results from the two surfaces being pressed together closely, causing intermolecular attractive forces between molecules at different surfaces, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स में ये जो बुक है और जो ये डेस्क है, ये दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बुक एंड डेस्क, एंड व्हाट इज दैट कनेक्शन? अ बुक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ डेस्क, ओके। सो तो जो डेस्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं,
ठीक है, जो डेस्क के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और जो बुक के अंदर आके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये भी तो इंटरकनेक्ट हुए, तभी तो वो फोर्स जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन आपसे क्या कह रहा है, प्रेस्ड टुगेदर क्लोजली causing intermolecular attractive forces between molecules और different surfaces। ठीक है, तो जो डेस्क और बुक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट सरफेसेस। ठीक है, तो उन दोनों के बीच के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट दे हैव डिफरेंट surfaces like a desk and book। okay, as such frictions depend upon the nature of the two surfaces and upon the degree to which they are pressed together। तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, for generating frictional force we always need two type of surfaces। okay, two different type of surfaces। okay, so this is all about our frictional forces। now my dear student, there are some kind of normal forces are also available। okay, normal force क्या होता है, is a support force extended upon an object that in contact with the another stable object। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट एकदम स्टेबल है ना, वो कोई मोमेंट उसके ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सपोर्ट फोर्स एक्सटेंडेड अपॉन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स क्या है, कोई चीज है जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल स्टैटिक खड़ी है, मींस कोई मूवमेंट नहीं, आपने उसको बस पुश किया या पुल किया। ठीक है, वो आपका नॉर्मल फोर्स हुआ। ठीक है, आप वहां पे नॉर्मली फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी कोई फोर्स का नाम नहीं दिया कि मैं पुश फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ या पुल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, आपने कोई नाम नहीं दिया, सिंपली यू आर अप्लाइंग अ नॉर्मल फोर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या है, अ बुक इज रेस्टिंग अपॉन अ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर बुक रखा हुआ है, देन द सरफेस इज एक्सर्टिंग एन अपवर्ड फोर्स अपॉन द बुक इन ऑर्डर टू सपोर्ट द वेट ऑफ द बुक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बुक सरफेस पे रखा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, पर वो रखा तो हुआ है। वो कैसे रखा हुआ है, वो रखा हुआ है आपके उस फोर्स से जो डेस्क है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल फोर्स है आपका, समझ गए। नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्क। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स, सॉरी वर्क। तो वर्क क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। ठीक है, वर्क की डेफिनेशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, वर्क का मतलब है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस डायरेक्शन में आप कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, वो काम आप क्या कर रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो। सो द वर्क विच यू आर डूइंग, पुश और पुल, इज कॉल्ड एज सिंपली वर्क। ठीक है, सो काम करने के लिए हमेशा हमें दो कंडीशंस को फॉलो करना होता है, ऑब्जेक्ट मस्ट मूव। ठीक है, जब आप कोई काम करते हो तो उस काम का क्या मतलब है कि आपको उसको मूव करना है। मे बी द ऑब्जेक्ट इज योर ओन बॉडी ऑल्सो। ओके, सो यू हैव टू मूव द ऑब्जेक्ट। ओके, and the second condition which is important for applying work is the force must act on the object the same direction as the object's motion। ठीक है, आपको वर्क उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स कर लगा रहे हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस रहेंगी तभी जाके वो काम बनेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, when doing work a force must move an object at some distance। ठीक है, जब आप कोई काम करते हो तो आप फोर्स यूज कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है, जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी प्लेस चेंज होगी। द फोर्स एंड डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट मूव्स मस्ट आल्सो बी इन द सेम डायरेक्शन। तो जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप मूव कर रहे हो उसका फोर्स और डायरेक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में होना चाहिए। मीन्स जो ऑब्जेक्ट आप मूव कर रहे हो, मीन्स आप ऑब्जेक्ट बुक मूव कर रहे हो, तो बुक का जो फोर्स है और जो डिस्टेंस है वो हमेशा कहाँ होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, देयरफॉर इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव नो वर्क इज बीइंग डन। ठीक है, इसीलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स नो वर्क इज डन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बुक सिर्फ और सिर्फ टेबल पर रखा हुआ है, इट मीन्स नो वर्क इज डन। लेकिन आपने उसको क्या किया, आपने उसको पुश किया, आपने उसको पुल किया, वर्क इज डन। ओके, a boy holding a book above a table is not doing any work, he may be exerting a force but no work is being done। if you are carrying an object, the direction of motion and direction of force are different, therefore no work is being done। अच्छा, एक बच्चा है, वो बुक लेके बस बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस लेके बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप बुक को होल्ड करके बैठे हो। ठीक है, बट नो वर्क इज डन हियर। ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्क। ओके, नाउ सी, there is also a formula for work। what is the formula of work? see,
force is always denoted as capital N, means Newton. So similarly, work is measured in units called joule. Okay, work is always measured in joule. Okay, in order to calculate work, you have to measure the force and direction. ठीक है, अगर आपको work calculate करना है, then you must calculate force and direction of the object. Okay, if you want to measure the work of the object, then you must calculate the force and direction of the object. Okay, so force is always measured in Newton, that is it is in capital N. Okay, and distance is measured in called meter. Okay, distance is always measured in meter. Okay, work refers to an activity involving a force and movement in the direction of the force. Okay, a force of 20 newtons pushing an object 5 meters in the direction of the force does 100 works of joule. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म में समझेंगे. ठीक है, ये देखो, आपको पता है जो वर्क है वो जूल में डिनोट किया जाता है. ठीक है, वर्क का क्या मतलब है? वर्क का मतलब है कि आपने फोर्स यूज करके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर दिया, आपने वर्क किया. ठीक है, अब देखो 20 न्यूटन्स का अगर फोर्स यूज हो रहा है, मीन्स एक फोर्स है, फोर्स किससे डिनोट किया जाता है? न्यूटन से, एन से. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि अगर आपने 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है एक 5 मीटर के ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, फोर्स डज 100 जूल्स ऑफ वर्क. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका क्या है, उस किसी फॉर एग्जाम्पल बुक है. ठीक है, आपने एक बुक को मूव करने के लिए, आपने एक बुक को 5 मीटर मूव करने के लिए, मीन्स when you have taken a book, okay, and you want to change the direction of that book, okay, for 5 meters. Okay, you have taken a book, okay, you have taken a book and now you want to change the direction of that book. Okay, but at what meter you want to change? At 5 meter you want to change the direction of that book. So for changing the direction of that book, you are applying 20 newtons of force. Okay, so by using 20 newtons of force, means by using 20 newtons, okay, by using 20 newtons you are creating a 5 meter distance. Okay, here how many work you are doing? Here you are doing 100 joules of work. ठीक है, सपोज आपको आपने एक बुक लिया है, आपको उस बुक की डायरेक्शन चेंज करनी है. ठीक है, और आपको उस बुक की डायरेक्शन 5 मीटर से चेंज करनी है. तो आप जब उस बुक की डायरेक्शन 5 मीटर से चेंज करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप वहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो. अब वो फोर्स आप 20 न्यूटन्स में अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, तो जब आपने एक बुक को 5 मीटर खिसकाने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है, तो वहां पर आपने 100 जूल का काम किया है. ठीक है, क्योंकि वर्क क्या होता है? जूल्स में कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, द एसआई यूनिट फॉर वर्क आर द जूल. देखो, एसआई यूनिट का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स मींस एसआई. एसआई स्मॉल में नहीं होता है. एसआई ऑलवेज डिनोटेड इन कैपिटल एस एंड कैपिटल आई, मींस द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ international system of unit. Okay, so the SI unit of work is your joule, means capital J, or Newton or meter. Okay, Newton or meter, that is N star M 9. Work equal to Fs. Okay, here W is your work. Okay, here W is your work, F is your force, and S is the displacement. Okay, the joule is also the SI unit of energy. Okay, so this is the formula of this calculation. Okay, now energy. अब energy क्या होता है? ठीक है, अभी हमने force के बारे में पढ़ा, अभी हमने work के बारे में पढ़ा. now we are going to discuss about energy. energy क्या होता है? energy means ability or capacity to do work. हमने अभी बात किया work करने का, काम करने का. ठीक है, बट वो काम हम कैसे करते हैं? ठीक है, वो काम हम एनर्जी के थ्रू करते हैं. एनर्जी रहेगा तभी तो हम काम कर पाएंगे. ठीक है, ओके, हम एनर्जी का इस्तेमाल हमेशा वर्क और मूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं. हमें अगर अपनी बॉडी को मूव करना है, ओके, एंड व्हेन वी वांट टू वर्क, देन वी ऑलवेज यूज एनर्जी. ओनली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन परफॉर्म वर्क और वी कैन डू मूवमेंट्स. ओके,
अब देखो, अब कहाँ कहाँ पे एनर्जी यूज करते हो। जब आप खाना खाते हो, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी खाने को क्या करती है, एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, खाने से मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छे से खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। ठीक है, तो जब हम खाना अच्छे से खाते हैं और टाइम पे खाते हैं, तो जो खाना हमने अपने अंदर इनटेक किया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही हमें काम करने की फिर ताकत देता है। ठीक है, अच्छा, जब आप रन करते हो या कोई काम करते हो, तब आप वो उस एनर्जी को यूज करते हो, इसीलिए आप थक जाते हो। ठीक है, तो जब आप थक जाते हो, एट दैट टाइम यू नीड टू ईट। ओके, चलो, अब एनर्जी के भी बहुत से फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से फॉर्म है, एनर्जी के 6 फॉर्म्स होते हैं। ओके, एनर्जी इज अवेलेबल इन 6 फॉर्म, एंड व्हाट आर दोस 6 फॉर्म्स माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, mechanical energy, nuclear energy, and thermal energy. So this is the 6th category in which energy is present in front of us. Okay, but देखो, these 6 forms of energy are all related. Okay, see my dear student, chemical energy is related with electrical energy, electrical is related with radiant, radiant is related with mechanical, mechanical is related with nuclear, and nuclear is related with thermal. So in common or in simple sentence we can say that all this 6 forms of energy are interrelated. Okay, they can't exist without each other. Okay, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल जब एक लकड़ी जलती है, ओके, व्हेनेवर अ वुड इज बर्न, इट्स केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू द थर्मल एनर्जी। ठीक है, जब लकड़ी जलती है तो आग जलता है। ठीक है, तो जो लकड़ी के अंदर प्रेजेंट था केमिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके थर्मल एनर्जी में, मतलब गर्म में। चल, लकड़ी जब जलती है तो गर्म लगता है ना, जब ठंडियों में हम आग तापते हैं। ठीक है, जब लकड़ी जलती है तो जो उसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वही तो जल रही है। ठीक है, वी आर बर्निंग द केमिकल एनर्जी विच इज प्रेजेंट अंडर दैट ट्री, okay, that wood, okay, and that energy is immediately converted into thermal or heat energy, okay, and radiant energy. तो देखो, केमिकल एनर्जी से हमें 2 एनर्जी मिल गया। ठीक है, when we burn any wood, the chemical energy which is present in that wood, it immediately converted into thermal energy and as well as light energy. Okay, so here you can see this is the example of electrical energy, bulb. Okay, this is the thermal energy and this is your chemical energy. Okay, now see, not all energy conversions, see, सारे एनर्जी कन्वर्जन इतने आसान नहीं होते कि आपने लकड़ी जलाई, वो केमिकल से फिर रेडिएंट में कन्वर्ट हो गया, और वो आपका कन्वर्ट हो गया फिर आपका रेडिएंट और इसमें हीट में। ठीक है, बहुत से ऐसे एनर्जीज कन्वर्जन होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टिपिकल होते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजन है। जब आप एक ऑटोमोबाइल इंजन को स्टार्ट करते हो तो उसका केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसमें काफी कॉम्प्लेक्स टाइम लगता है, मीन्स उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी मास। मास क्या होता है, मतलब वेट। मास का सिंपल सा मतलब है वेट। ठीक है, तो मास क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई भी आपका जो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, all the mechanical quantities, ठीक है, all the mechanical quantities of any object are always measured in terms of mass, length and time. Okay, so all the mechanical quantities of any object is based upon 3 things. Okay, its mass, its length and its time. Okay, the symbol for mass, again मास का सिंबल क्या है, जैसे फोर्स का सिंबल n है, तो मास का सिंबल है आपका स्मॉल m। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक है, तो मास हमेशा मतलब जो वेट है वो किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। ठीक है, तो जो मास है, मास का सिंबल क्या है, स्मॉल m। ओके, और इसकी जो यूनिट है वो है किलोग्राम। ठीक है, चलो, अच्छा, हमारी जो वेट होती है, ठीक है, हमारा जो वेट है वो किससे मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है हमारे बॉडी के मास से। ठीक है, ओके, सो द वेट ऑफ आवर बॉडी इज ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आवर बॉडी मास। ओके, देखो, हम लोग स्प्रिंग बैलेंस, वेटिंग मशीन और बीम बैलेंस का यूज करते हैं अपने बॉडी का वेट पता करने के लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी वॉल्यूम। वॉल्यूम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम, हियर यू कैन सी, वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, 3 ही स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। इन लोगों ने कितनी जगह ऑक्युपाई की हुई है। ठीक है, तो द एरिया विच दिस फॉर्म ऑफ
this form of solid, liquid and gas occupied is called as volume. ठीक है, इसको वॉल्यूम कहा जाता है. ठीक है, और वॉल्यूम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? द एसआई यूनिट. ओके, मींस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज योर क्यूबिक मीटर. ओके, जैसे मास का वॉल्यूम क्या था, सॉरी मास का एसआई यूनिट क्या था? स्मॉल एम. ओके, एंड मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम्स. ओके, दैट्स व्हाई द एसआई यूनिट of volume is your cubic meter. Okay, and bracket mass to the power 3. Okay, so the standard unit of volume is cubic meter and under bracket mass to the power 3. Okay, the metric system also included liters as the unit of volume. Okay, so you all know volume is measured for all solid substances or liquid substances and all gaseous substances. Okay, so the solid substances volume is measured in cubic meter. Okay, that is m to the power 3 under bracket. So similarly for liquid substances it is measured into liters. Okay, like milk, okay, water. Okay, so the metric system which is also included for volume of liquid substances is liter, means L. Okay, measuring cup is common example. So all the measuring cups, they are the very common examples for measuring the volume of any substance. Now we are going to see about time. Okay, अच्छा, टाइम क्या है? हमारे मेजरिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर आप टाइम के बारे में नहीं जानते हो देन यू आर नॉट गोइंग टू नो एनीथिंग अबाउट मास, वॉल्यूम. ओके, देखो टाइम का यूज हम क्या करते हैं? सीक्वेंस इवेंट्स का पता लगाने के लिए करते हैं. मींस एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, फिर अगला क्या होगा. All these things are measured in time. Okay, so again the SI unit of your time is second. ठीक है, SI unit क्या है टाइम का? सेकेंड है. ठीक है, सेकेंड से भी बड़ा क्या होता है? मिनट होता है. ठीक है, आवर्स और डेज. इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक मेजरमेंट हम लेते हैं टाइम के अंदर. ओके, बिकॉज देखो दो देयर आर नॉन SI यूनिट्स बिकॉज दे डू नॉट यूज द डेसिमल सिस्टम्स. ठीक है, देखो अभी मैंने बोला था कुछ टाइम पहले SI यूनिट, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, नॉन SI यूनिट है. ठीक है, और ये नॉन SI यूनिट क्यों है? क्योंकि ये डेसिमल सिस्टम यूज नहीं करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द ओकेजनल नीड ऑफ अ लीप सेकेंड. यहाँ पे लीप सेकेंड भी आता है. वैसे लीप सेकेंड क्या होता है? जो लीप ईयर्स हमारे आते हैं. ठीक है, तो देखो जो टाइम होता है हमारे मेजरिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और ये सब जो बेसिक यूनिट है हमारे टाइम का वो है सेकेंड. ठीक है, फिर आता है हमारा मिनट, और ये सब कोई SI यूनिट नहीं फॉलो करते हैं बिकॉज दे डोंट फॉलो द डेसिमल सिस्टम. ठीक है, अब देखो द फ्लो ऑफ सैंड इन एन आवर ग्लास कैन बी. अच्छा, आप जानते हो ये देखो ये क्या है? द फ्लो ऑफ सैंड. ये आवर ग्लास है. ठीक है, ये आवर ग्लास, इसमें सैंड भरा होता है. ठीक है, तो ये कहते हैं ना कि ये जितना जितना ये कम होता चला जाएगा मीन्स हमारा टाइम चेंज होता है. ठीक है, अगर ये यहाँ पे इट मीन्स इट इज अ टाइम ऑफ मॉर्निंग, फिर जब कम होगा इट इज अ टाइम ऑफ आफ्टरनून, और जब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा इट मीन्स टाइम ऑफ नाइट. ओके, सो क्या होता है? ये सब क्या करते हैं? ये हमारे टाइम को मेजर करते हैं. ठीक है, इट इज ऑल्सो concretely represent the present as being between the past and future. ठीक है, तो टाइम से ही आप पास्ट भी जान सकते हो, आप प्रेजेंट भी जानते हो और फ्यूचर भी जान सकते हो. ओके, हमेशा टाइम को मेजर करने के लिए दो तीन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. वी यूज क्लॉक टू नो अबाउट टाइम. टाइम हमें पता कैसे चलता है? क्लॉक. ठीक है, वॉल क्लॉक, वॉच क्लॉक्स. ओके, तो इससे क्या होता है हमारा ये पूरा का पूरा क्लॉक से ही तो हमें टाइम पता चलता है. ठीक है, कैलेंडर से हमें डेट और डेज पता चलता है. ठीक है, मींस हमें क्लॉक से पता चलता है टाइम के बारे में. ठीक है, और कैलेंडर से पता चलता है डेट और डेज के बारे में. हियर यू कैन सी द टाइप ऑफ क्लॉक्स एंड calendar. Okay, so my dear student, this is all about in this chapter. So come with me and let's have a quick recap of this chapter. What things which we learned through this chapter. See, force can be defined as a push and pull factor. Gravity is the force acting on a body because of its being attracted to the center of earth. So this is a definition of your gravitational force. Okay, the rope is in tension as a two-person pulling on it. Okay, muscular forces is a force produced by contracting of our muscle cells. Work is defined as the integral of the force over a distance of displacement. Okay, so all these things we learned through this chapter. So I hope my dear student you all got a very good understanding of this chapter. Okay, now go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter.
Till then, take very good care of yourself. Bye.